हेलो फ्रेंड्स, अनुविता चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जनपद और महाजनपद के विषय में जानकारी दी थी। आज हम मौर्यकालीन भारत इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मौर्यकालीन भारत की शुरुआत महाजनपदों से होती है। जी हाँ दोस्तों, ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 के कालखंड में अनेकों महाजनपदों और जनपदों का उदय हुआ, परंतु इन सभी महाजनपदों में केवल ये 16 महाजनपद ही ऐसे थे जो बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। प्राचीन कालीन ग्रंथों में केवल इन 16 महाजनपदों का उल्लेख ही सबसे अधिक मिलता है, परंतु उन्हीं ग्रंथों के अनुसार मगध को सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से पाटलिपुत्र को जीतकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे उत्तर भारत के लगभग संपूर्ण प्रदेश पर मगध का नियंत्रण हुआ और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपने राज्य पद का त्याग कर अपना शेष जीवन कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में व्यतीत किया। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी ली। चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में ही भारत में यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर, जो कि सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, उसने प्रवेश किया। सिकंदर पूरे विश्व को जीतने की इच्छा रखता था। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया जैसे कई देशों को जीता था। ईसा पूर्व 326 में उसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया तथा सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला तक पहुंचा। इस मार्ग में कई स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किया। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उसके सैनिक अपनी मातृभूमि वापस लौटना चाहते थे, इसलिए सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु सिकंदर ने कुछ यूनानी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें सत्रप कहा जाता है। अपने देश लौटते समय बीच रास्ते में ही बेबोलिन, जो कि इराक में है, उस स्थान पर ईसा पूर्व 323 में सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने अपने साहित्यों द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्ति कला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा, जिससे एक नई कला शैली का निर्माण हुआ, जिसे गांधार शैली कहा जाता था। इस गांधार शैली के कुछ चित्र यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण थे। उनके सिक्कों पर एक ओर सिक्का ढलाने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर उनके यूनानी देवताओं का चित्र अंकित था। उनके सिक्कों पर उनके राजा का नाम भी अंकित होता था। कालांतर में भारतीय राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढलवाना प्रारंभ किए। एक और जहां सिकंदर के सत्रप सिकंदर द्वारा जीते राज्यों की रक्षा कर रहे थे, वहीं मगध के नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सत्रपों में सत्ता के लिए आपस में ही युद्ध होने लगे। इसका पूरा फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा और उसने फिर पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया, परंतु इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और सेल्यूकस को पराजित कर अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश भी अपने साम्राज्य में समाविष्ट किए। मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मौर्य दरबार में रह चुका था,
उसने इंडिका ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। पर दोस्तों, हमेशा एक राजा के बाद दूसरा राजा ज़रूर बनता है। उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज्य पद का त्याग किए जाने के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ। राजा बनने से पूर्व अशोक की नियुक्ति तक्षशिला तथा उज्जैनी में राज्यपाल के रूप में थी। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग को जीता। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक तथा पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। सम्राट अशोक ने लगभग पूरा भारत अपने अधिकार में कर लिया था, परंतु कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। सम्राट अशोक की दृष्टि में सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा ये महत्वपूर्ण गुण हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेकों स्तंभ बनवाए तथा शिलालेख करवाए। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इन लेखों में सम्राट अशोक ने अपना उल्लेख देवान पियो पियदर्शी अर्थात ईश्वर का प्रियदर्शी के रूप में करवाया है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन करवाया था तथा अपनी प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया था। उन्होंने लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि की व्यवस्था की, सड़कों का निर्माण कराया, छांव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, कुएं खुदवाए, अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के राज्य प्रशासन को लेकर राजा का सलाह देने के लिए उनकी मंत्री परिषद थी। अनेक अधिकारी थे। शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सक्षम गुप्तचर विभाग थे। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को महत्व था। साथ ही साथ व्यापार तथा उद्योग भी समृद्ध थे। नगरों और गांवों में 30 त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। उस समय लोग पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेलते थे। शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। मौर्यकालीन सम्राट अशोक का कार्यकाल में ही शिल्प कला को प्रोत्साहन मिला था, जिसका एक मुख्य उदाहरण हमारे भारत की राजमुद्रा है, जिस पर सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ का चित्र है। सारनाथ का अशोक स्तंभ 4 सिंहों वाला है। प्रत्येक सिंह की प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है, जिसमें से हमें केवल 3 सिंह और एक ही चक्र दिखाई देता है। इस चक्र के एक ओर घोड़ा तथा दूसरी ओर बैल अंकित है। स्तंभ के बाकी हिस्सों पर हाथी का चित्र भी पाया जाता है। इन सिंहों के नीचे राजमुद्रा पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उन्हीं के समय में उकेरी गई 12 बार टीलों की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत की सभी गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन है। मौर्यकालीन राजाओं में सम्राट अशोक का नाम सबसे वीर राजाओं में लिया जाता है, परंतु सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासन चलाने वाला कोई वीर राजा नहीं आया।
जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का वास प्रारंभ हो गया। मौर्य कालखंड के बाद भारत में अनेक राज्य और शासक उदित हुए, जैसे शुंग वंश, गुप्त वंश, वर्धन राजवंश। इन सभी के विषय में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको मौर्य साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण तथा सम्राट अशोक के विषय में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।